नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें। चलिए दोस्तों, आज हम टॉपिक से पहले जाने से पहले हम पुनरावृत्ति करेंगे। जो भी हमने कल की वीडियो में पढ़ा था, हम आज उसकी थोड़ी थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। दोस्तों, हमने चंपावत काल के बाद में हमने अल्मोड़ा काल पढ़ा था, और अल्मोड़ा काल में हमने सबसे पहले भीष्मचंद्र के बारे में पढ़ा था। भीष्मचंद्र वही हैं जिन्होंने अल्मोड़ा की स्थापना करी। अल्मोड़ा, अपना जो अल्मोड़ा ज़िला है, उन्होंने चंपावत को परिवर्तित करके अल्मोड़ा को अपना ज़िला बनाया था। ठीक है, जिसे कि किसी गजुआ ठिंगा नामक व्यक्ति ने मार दिया था, हत्या कर दी थी इनकी। इनके बाद इनका बेटा बालो कल्याण चंद्र बना, गद्दी पर बैठा, और फिर उसने भी कई एक लड़ाइयाँ लड़ी और दानपुर क्षेत्र को जीतकर उसने अपने राज्य में मिला लिया, और जो भी इनके अधूरे कार्य थे वो उसने पूरे करे। ठीक है, उसके बाद बालो कल्याण चंद का पुत्र रुद्रचंद बना, और रुद्रचंद ने रुद्रपुर जैसे शहर की स्थापना करी, और उसने भी कई एक युद्ध लड़े और कई एक संस्कृत ग्रंथ लिखे। बहुत सारे ग्रंथ जो हैं वो उस रुद्रचंद के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है बात हमने करी थी लक्ष्मण चंद की, जिसे कि लक्ष्मी चंद भी कहते हैं। ठीक है, और उसने भी किस तरह से 7-8 बार गढ़वाल के राजा पर अटैक किया था, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। फिर बात करी थी हमने दिलीप चंद के बारे में। ठीक है दोस्तों, और दिलीप चंद्र ज़्यादा दिन तक तो नहीं बैठ पाए। लक्ष्मी चंद जो था, लक्ष्मी चंद के 4 बेटे हुआ करते थे। लक्ष्मी चंद के 4 बेटे हुआ करते थे। पहला दिलीप चंद था, दूसरा जो था दूसरा वीरचंद था, और वीरचंद के बाद था नारायण चंद, और नारायण चंद के बाद था नीलू चंद। ठीक है, तो दिलीप चंद के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो दिलीप चंद था वो बहुत ही कम समय तक मतलब राजा बना। उसके बाद जो था वीरचंद बना, और वीरचंद जो था वो भोग विलास में चला गया था, भोग विलासी राजा बन गया था। इसके समय जब दिलीप चंद राजा था, तो दिलीप चंद राजा के समय इसके 3 सलाहकार हुआ करते थे, संग्राम कार्की, विनायक भट्ट और पीरू गोसाई। ठीक है, कौन कौन? संग्राम कार्की और विनायक भट्ट और पीरू गोसाई। ठीक है, तो ये 3 सलाहकार हुआ करते थे, और ये इन तीनों सलाहकार बहुत चालाक चतुर ये थे। जब वीरचंद राजा था और वीरचंद जब भोग विलास में डूब गया था, तब इन्होंने महल में एक षड्यंत्र रचा। ठीक है, और उस षड्यंत्र के तहत इन्होंने सभी राजकुमारों को मारने का प्लान बनाया, और वीरचंद्र जो और ढूंढ ढूंढ के सभी को मार रहे थे, और इन्होंने अराजकता फैला दी थी। और उसी अराजकता में इन्होंने वीरचंद जो राजा थे उनके खाने में जहर मिला के उनको मार दिया था। ठीक है, जिस वजह से पूरे महल में, पूरे राज्य में अराजकता फैल गई, और ये ढूंढ ढूंढ के राजकुमारों को मार रहे थे। तो एक जो सबसे छोटा पुत्र इनका था, चौथा पुत्र नीलू, दिलीप उसका, लक्ष्मी का नीलू गुसाई। ठीक है, तो ये नीलू गुसाई का पुत्र था। अराजकता का वह समय था, और अराजकता के समय सब इधर उधर भाग रहे थे। उसी वक्त त्रिमल चंद जो था, त्रिमल चंद ने जाकर श्रीनगर में अपनी शरण ले ली। ठीक है, गढ़वाल का कोई राजा हुआ करता था, उसने त्रिमल चंद को शरण दी। कुछ समय के बाद जो है त्रिमल चंद गद्दी पर बैठा, और त्रिमल चंद जैसे ही गद्दी पर बैठा, वैसे ही उसने संग्राम कार्की को मरवा दिया, और उसने विनायक भट्ट था, विनायक भट्ट की दोनों आंखें फुड़वा दी। ठीक है, और उसने जो पीरू गोसाई था, पीरू गोसाई को प्रयाग में कहीं ले जाकर उसे जबरदस्ती उससे आत्महत्या करवाई। ठीक है, इसके बाद वो सतर्क हो गया हर चीज। अब वो बहुत ज़्यादा सतर्क हो गया। ठीक है, सतर्क होने के बाद सबसे पहले उसने अपने रसोइये को नियुक्त किया, और रसोइये में उसने सबसे इम्पोर्टेंट जो पद था, जो रसोइया के दरोगा का, ठीक है,
दरोगा का पद उसने नियुक्त किया। और दरोगा के पद के लिए उसे ढूंढा गया कि सबसे ज़्यादा ईमानदार, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय आदमी कौन होगा। तो हमें याद होगा जब हमने ज्ञानचंद के समय पढ़ा था, तो सबसे ज़्यादा चंदों के लिए जो ईमानदार और समर्पित आदमी था वो था कठायत, नीलू कठायत। ठीक है, तो नीलू कठायत तो नहीं रहा, नीलू कठायत तो मर गया, लेकिन उसके वंशज थे कुछ, तो उन्हीं उसके ही वंशज में से क्या बोलते हैं, किसी को कपरौली कठौती, जो कपरौली के कठौतों को, कपरौली में रहा करते थे कुछ कठौत, तो वहीं से नीलू कठायत का कोई वंशज था, उसे जो है उसने नियुक्त किया। ठीक है, रसोई के दरोगा के लिए। और भी उसने बहुत सारे नियम बनाए रसोई के दरोगा के लिए और रसोई के लिए। ठीक है, तो हर मामले में वो सतर्क हो गया। और फिर जो था, इसने जागेश्वर की मूर्ति वगैरह स्थापित की थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बाज बहादुर चंद की। दोस्तों, बाज बहादुर चंद के बारे में जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि जब वीरचंद के समय अराजकता का समय फैल गया था, तो राजकुमारों को जो है वो उठा के उनकी हत्या कर रहे थे, ढूंढ ढूंढ के उनकी हत्या कर रहे थे। तो बाज बहादुर नन्हे से कुंवर थे। ठीक है, और ये बहुत छोटे से बच्चे थे। तो ये इनकी सुरक्षा के लिए इन्हें किसी दासी के द्वारा बाहर भिजवा दिया गया, और बाहर किसी तिवारी के यहाँ ये जो थे, धर्माकर तिवारी था कोई। ठीक है दोस्तों, धर्माकर तिवारी के यहाँ इनका पालन पोषण किया गया। ये नीलचंद गुसाई के पुत्र हुआ करते थे। और जब त्रिमल चंद गद्दी पर बैठे, तो त्रिमल चंद की कोई भी संतान नहीं थी, और त्रिमल चंद भी उस समय उसी महल का हिस्सा थे। तो त्रिमल चंद ने फिर अब ढूंढवाना चालू किया। उन्हें कोई लिंक मिल गया होगा, तो उन्होंने उस लिंक के द्वारा जो है बाज बहादुर चंद का पता लगाया और बाज बहादुर चंद को ढूंढवाया, और उन्होंने उनको ही अपना पुत्र गोद ले लिया और अपना पुत्र बना लिया और उत्तराधिकारी घोषित कर दिया अपने जीते जी। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बात करते हैं। ये धर्माकर तिवारी के यहाँ पले बड़े थे, और ये बेचारे एक ग्वाला थे। ठीक है, ग्वाला से ये शासक बने। ठीक है, तो इन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जहाँ एक साधारण व्यक्ति हो, वहाँ जहाँ गैयाँ चरा रहा है, बकरियाँ चरा रहा है, और गैयाँ बकरियाँ चराते समय के बाद एकदम वो राजा बन जाए, तो उसे बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत जो है सहनी पड़ेगी। तो कहाँ साधारण जीवन और कहाँ एक शाही जीवन, तो उन्हें इसको स्वीकार करने में बहुत समय लगा। ठीक है, मतलब बहुत समय नहीं लगा, मतलब बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ग्वाले से शासक बनने वाला ये एकमात्र शासक था। और 1653 में शाहजहाँ के गढ़वाल आक्रमण में बहादुर ने उसका साथ दिया था। ठीक है दोस्तों, अगर गढ़वाल की बात आ गई है, ठीक है, तो मैं गढ़वाल और शाहजहाँ की बात आ गई है, तो शाहजहाँ और गढ़वाल के बीच का एक छोटा सा टॉपिक छेड़ती हूँ मैं। बहुत समय पहले की बात है, जब शाहजहाँ राजगद्दी पर बैठा था। शाहजहाँ जब राजगद्दी पर बैठा था, उसने जश्न मनाया, और उस जश्न में उसने सारे राजाओं को इनवाइट किया। ठीक है, सारे राजा पहुँचे, लेकिन गढ़वाल का राजा नहीं पहुँचा। शाहजहाँ को ये बात बहुत बुरी लगी, और तब से शाहजहाँ का 36 का आंकड़ा जो है गढ़वाल के राजा से बन गया। और आपको जैसा कि पता ही है कि कुमाऊँ के राजाओं का जो है गढ़वाल के राजाओं से कभी नहीं बनती, उनका 36 का आंकड़ा रहता ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसने निर्णय कर लिया कि हम गढ़वाल पर आक्रमण करेंगे। ठीक है, इसने कई बार आक्रमण किया, और अब जब इसने आक्रमण किया 1653 में शाहजहाँ के द्वारा आक्रमण किया गया, तो बाज बहादुर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और बाज बहादुर ने बहुत ही ज़्यादा साथ दिया। ठीक है, जिससे कि ये जो है इस युद्ध को जीत गया। इस युद्ध को जीतने के बाद मुआसिर उमरा के अनुसार बाज बहादुर चंद ने इसके खेमे में पहुंचकर इसका साथ दिया था। ठीक है, और इससे प्रसन्न होकर बादशाह ने इसे बहादुर की उपाधि दी। पहले इसका नाम सिर्फ बाजा था। ठीक है, बाजा से ये राजा बना, और बाजा को जब युद्ध में इसने दे दी सहयोग दे दिया शाहजहाँ को, तो बाजा को दे दी उपाधि बहादुर की। तो ये बाजा से बना राजा, अब राजा से बन गया बाज बहादुर। ठीक है, तो
मालतराई भाबर की जमींदारी भी इसको उसने इनाम के तौर पे सौंप दी शाहजहां ने। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए कि जब इसने शाहजहां का जब उसने सपोर्ट किया था, किसने, बाज बहादुर चंद ने, तब उसने इसको उपाधि दी बहादुर की। ठीक है, तो इसका नाम राजा से मतलब बाजा से बन गया। इसका जो पहले बचपन का नाम था वो बाजा था। ठीक है, तो बाजा से ये इसका नाम बना बाज। तो बाज राजा बाजा, तो राजा से बन गया जी बाजा, और बाजा को उससे बन गया जी बाज बहादुर। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये याद करने योग्य चीज़ है कि ये इसे जो बहादुर की उपाधि दी वो किसने दी, वो शाहजहां ने दी। ठीक है, और भाबर तराई की जो जमींदारी सौंपी थी, माल जमींदारी जो सौंपी थी, वो किसने सौंपी थी, वो भी शाहजहां ने सौंपी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके कर्मचारी जो थे वो थे काशीनाथ अधिकारी। ठीक है, जिनके द्वारा 1639 में काशीपुर की स्थापना करी गई थी, और बाद में इसके द्वारा दोस्तों, इसके द्वारा बाजपुर नगर जो है, जो कि हमारे उधम सिंह नगर में है बसा हुआ, उस बाजपुर नगर को इसी राजा के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, और वहाँ पर इसने स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति करी थी। एटकिंसन के अनुसार जो बाज बहादुर था, बाज बहादुर दिल्ली दरबार को खुश करने के लिए प्रति 1 रुपये का कर लेता था। ठीक है, जो कि जजिया करके पौल करके साथ हुआ करता था। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ये जो बाज बहादुर था, ये बाज बहादुर इतना ज़्यादा मतलब मुगलों से के अधीन थे। ये चंद राजा जितने भी हुआ करते थे, ये सब मुगलों के अधीन हुआ करते थे। तो चंद राजा जो था, ये मुगलों से इतना ज़्यादा प्रभावित था कि मुगलों के यहाँ एक जजिया कर था। ठीक है, जजिया कर लगाया करते थे वो लोग, तो इस और भी बहुत सारे कर लगाया करते थे। तो इसने भी अपने उनसे इतना प्रभावित था कि वो उनके जैसे ही ये अपना जो राज्य व्यवस्था थी कुछ उनके जैसे ही बनानी इसने चाही, और बनाई भी। तो इसने अपने यहाँ पर भी कई सारे कर लगा दिए। ठीक है, जैसे कि इसने एक सिस्ती कर लगाया, सिरती कर, इसने एक मांगा कर लगाया। ठीक है, जो सिरती कर हुआ करता था वो नगद धनराशि ली जाती थी, और जो मांगा कर हुआ करता था, राजा को जब पैसों की जरूरत होती थी, जब धन की जरूरत होती थी, तो राजा जो था वो प्रजा से लिया करता था। ठीक है, तो इसने इस प्रकार के कई एक कर भी लगाए, और पौल कर भी लगाया। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। इसने घोड़ा खाल में गोलू देवता के मंदिर का निर्माण भी करवाया दोस्तों, और इसने सौका जाति पर सिरती जो कर था वो भी लगवाया। ठीक है, जो सौका जाति थी उस पर इसने कर लगाया सिरती का, जो कि नगद धन मतलब नगद लिया जाता था ये कर। और बाज बहादुर चंद एकमात्र चंद शासक था जिसका चित्र उपलब्ध है। इसने शाइस्ता खां के साथ दक्षिण अभियान में हिस्सा लिया था। जब इसने शाइस्ता खां के साथ दक्षिण अभियान में हिस्सा लिया था दोस्तों, तब ऐसा माना जाता है कि जो इसका जो चित्र है, घोड़े पे बैठा हुआ है ये, और इसका जो चित्र है वो मुगलों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, मुगलों के द्वारा ये पेंटिंग जो है वो बनाई गई है, तैयार करी गई है। इसने माह में 1 दिन के बेगार से अधिक लिए जाने का प्रबंध किया था, और इसने यह बेगार रोक का पहला ऐतिहासिक कदम था। ठीक है, और इसने हरिया डुंगरी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ क्या कराया था, हरिया डुंगरी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे नारायण देवाल के नाम से भी जाना जाता था। और इसने 1670 में हूण देश तिब्बत पर भी आक्रमण किया, और ताकाल कोट को अपने अधीन बना लिया। ये युद्धों में भी बहुत निपुण था, अगर देखा जाए तो ये हर चीज़ में निपुण था। ये धार्मिक राजा भी था, इसने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी कराया। इसने बहुत ही बेचारा एक चरवाहा था, चरवाहा से ये राजा बना, और इतना एक्टिव राजा बना कि इसने इतने सारे युद्ध जीते। युद्ध जीतने के बाद इसने इतने सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, और इसने मतलब जो है दूसरे राज्यों के साथ अपने संबंध भी अच्छे स्थापित करे। ठीक है, और व्यापार भी करे। बहुत मतलब देखा जाए तो ये जो था चारों चतुर्मुखी बहुत ही बढ़िया तरीके का राजा था। इसने चारों दिशाओं में अपना बहुत ही अच्छा जो था अपनी छवि कर रखी थी। ठीक है दोस्तों, इसने कैलाश मानसरोवर के यात्रा के लिए गट भूमि दान की थी। इसने जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है हमारे उत्तराखंड में, उसके लिए इसने गट भूमि जो थी उसको दान कर दिया था। और इसने मांगा
नामक कर लगाया था। मांगा नामक कर इसने प्रजा पर मतलब लगाया था। जैसे कि मैंने बताया, मांगा कर वो होता है जो कि अगर राजा को जरूरत पड़ जाए धन की तो वो प्रजा से मतलब ले, तो वो होता है मांगा कर। ठीक है दोस्तों। इसके समय में बल्तियर एवं अल्तमिया गांव की सीमा पर थल में एक हथिया देवाल का निर्माण हुआ दोस्तों। ठीक है, किसका निर्माण हुआ? हथिया देवाल। हथिया देवाल का निर्माण किसके समय हुआ? बाज बहादुर चंद के समय हुआ। इसने दोस्तों बात करी जाए अगर दूसरे राज्यों से अच्छे संबंध बनाने की, इनके ज़्यादातर संबंध जो थे वो मुग़लों से बहुत अच्छे हुआ करते थे। और मुग़लों से संबंध बनाने की बात करी जाए तो भी इसने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। ये अगर इसके शासनकाल की बात करी जाए तो भी इसने बहुत अच्छा शासनकाल निभाया है। और बात करी जाए निर्माण कार्य की तो इसने निर्माण कार्य भी बहुत सारे करे हैं। ठीक है दोस्तों, ये मतलब ये बहुत ही महान शासकों में गिना जाता है। इसने पिन्नात कौसानी, इसने भीमेश्वर, इसने भीमताल, इसने करगेत, इस और बद्रीनाथ मंदिर, कटारमल में जो मंदिर है, ठीक है, पाली में महारूढ़ देवालय इत्यादि का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, किसी बहादुर चंद ने। और जिस वक्त बाज बहादुर चंद कुमाऊं में शासन करता था, उस वक्त इसका समकालीन जो था वो था गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह। ठीक है, जो कि 1631 से 1665 तक तथा फतेहपति शाह का शासन था। ठीक है दोस्तों, इसने 1654 से 1655 में बाज बहादुर चंद ने बाधाड़गढ़, ठीक है, लोहवागढ़ और जूनागढ़ पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है दोस्तों, और नंदा देवी की मूर्ति को इसने राज चेलियों सहित लेकर अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना मल्ला महल में की। ठीक है, कहाँ की? मल्ला महल में। और इसने ट्रेल ने वर्तमान स्थान पर नंदा देवी का मंदिर स्थापित करवाया। ठीक है, जो वर्तमान में ट्रेल है वहाँ पर इसने नंदा देवी का मंदिर जो है स्थापना करवाया। तो दोस्तों बात हमने इसके निर्माण कार्यों की करी। अब हम कुछ इसके समय की कुछ घटनाओं पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इसने बहुत सारे जो कर वर लगाए थे, तो बात है लगभग 712 ईस्वी की, जब मुस्लिमों ने सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण किया था और शासक बन गया था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया और वो शासक बन गया। शासक बनते ही उसने भारत पर जजिया कर लगा दिया था। और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी वो कर लगा दिया था। ठीक है, जजिया कर हिंदुओं पर ही लगा हुआ था। और ये कर लगाने के बाद अकबर ने बाद में ये कर, जो मुग़ल शासक हुआ करता था अकबर ने ये कर हटा दिया था। लेकिन जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो उसने पुनः इस कर को लागू कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो मुग़लों के शासनकाल से जो बाज बहादुर चंद था बहुत प्रभावित था। उसने भी अपने यहाँ पर कई एक कर लगाए, जैसे मांगा कर, सिस्ती कर और भी बहुत सारे कर लगाए। ठीक है दोस्तों, और एक घटना पर हम और चर्चा कर लेते हैं, कभी कभी प्रश्न बन जाता है दोस्तों। तो भारत के इतिहास पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं हम। शाहजहाँ जब गद्दी पर बैठा हुआ था दोस्तों, उस वक्त शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। काफ़ी समय उनको हो गया था शासन करते हुए। सबसे बड़ा पुत्र जो था वो दारा शिकोह था, और दूसरा शाह शुजा था, और तीसरा जो था वो औरंगजेब था, और चौथा मुरब बख्श था। ठीक है, तो इन चारों पुत्र थे। इन चारों पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह था। जैसा कि पहले के राजाओं में ये हुआ करता था कि जो पहला पुत्र हुआ था अगर वो पराक्रमी, और ज़्यादातर पहले पुत्र को ही उत्तराधिकारी के रूप में चुना जाता था। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दारा शिकोह था वो सब बहुत ही उदासीन, बहुत ही अच्छा और ईमानदार और बहुत ही बढ़िया राजा हुआ करता था। स्वभाव का बहुत ही सरल व्यक्ति था। और ये दारा शिकोह जो था वो शाहजहाँ को भी बहुत ज़्यादा पसंद था। और दारा शिकोह जो था ये क्या बोलते हैं, शाहजहाँ को तो पसंद था ही, शाहजहाँ के साथ ही साथ ये जनता को भी बहुत पसंद था। पूरी जनता ये चाहती थी कि राजा दारा शिकोह ही बने। ठीक है, लेकिन औरंगजेब बहुत ही बदतमीज राजा हुआ करता था और इसकी नज़र पहले से ही राजगद्दी पर थी। एक बार शाहजहाँ बीमार हो गए। जब शाहजहाँ बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गए तो ये शाह शुजा जो है इसने अफवाह फैला दी कि जो है
शाहजहाँ जो है उनकी हत्या कर दी है दारा सिकोह ने, मतलब उन्हें मार दिया है, उनको मारने का षड्यंत्र रचा है, इसने जहर दे दिया है, पता नहीं क्या इस तरह से। ठीक है, तो प्रजा में ये सारी मतलब अराजकता जैसा माहौल बन गया। और औरंगजेब तो इसी बात का इंतजार कर रहा था। उसने क्या करा, उसने अपने दोनों भाइयों को अपनी साइड में मिला लिया और उसने उत्तराधिकारी की लड़ाई चालू कर दी और आक्रमण कर दिया दारा सिकोह पर। ठीक है, दारा सिकोह पर आक्रमण कर दिया और शाहजहाँ को उसने अपने बंदी बना लिया। और शाहजहाँ बेचारे बहुत सालों तक इस पे बंदी रहे, उसके बाद मर गए और दारा सिकोह पर हमला कर दिया। दारा सिकोह का बेटा था सुलेमान सिकोह, जो कि दारा सिकोह ने उससे कहा कि हमारे जो संबंध हैं वो कुमाऊँ में तू चला जा, भाग जा, हमारे संबंध, तेरे दादा के संबंध वहाँ बहुत अच्छे रहे हैं और हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, और वहाँ जाके शरण ले ले। ठीक है, तो ये भागते हुए बेचारा आया और बहुत उम्मीदों से बाज बहादुर चंद के हैं। लेकिन राजनीति पहले से ही चलती है, लोग हमेशा जो राजा होता है वर्तमान में, जिसकी सरकार होती है वर्तमान में, लोग उसी की बोलबाला करते हैं। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद ने भी ऐसा ही किया। वो आया था इससे शरण लेने, लेकिन बाज बहादुर चंद ने उसे वहाँ से भगा दिया सुलेमान सिकोह को, और अपने महल में शरण नहीं दी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वो भागकर बेचारा गया गढ़वाल। ठीक है, गढ़वाल गया तो गढ़वाल में उस समय जो शासन कर रहे थे वो थे पृथ्वी शाह पति। ठीक है, पृथ्वी शाह पति उस समय जो थे वो शासन कर रहे थे, और पृथ्वी शाह ने उसे संरक्षण दिया, और पृथ्वी शाह ने उसे संरक्षण देने के दिया। उसने 2-4 साल के बाद उसका पुत्र जो था मानिक शाह, ठीक है, तो उसने क्या कहते हैं इसे औरंगजेब को वापस कर दिया। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब बहुत ही बेकार राजा था, जो कि हम उसे इतिहास में। तो दोस्तों कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि जब उत्तराधिकारी का युद्ध मुगलों के बीच चल रहा था, जब उत्तराधिकारी का युद्ध दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच चल रहा था, तब सुलेमान सिकोह ने किसके यहाँ शरण ली थी? ठीक है, तो पृथ्वी पति शाह के हैं। ठीक है, गढ़वाल के जो राजा। इसके समय पर एक मनीलागढ़ का आक्रमण हुआ था। मनीलागढ़ का आक्रमण बहुत इम्पोर्टेंट है, और मनीलागढ़ के आक्रमण से जो है जुड़ी हुई है तीलू रौतेली की कहानी। ठीक है, तीलू रौतेली की कहानी इस मनीलागढ़ आक्रमण से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि जो इतना बड़ा राजवंश था कत्यूरियों का, ऐसे तो ख़त्म होगा नहीं, तो ऐसा माना जाता है जो कत्यूरी राजवंश हुआ करता था, कत्यूरी राजवंश कुमाऊँ के कुछ कुछ क्षेत्रों में अभी भी बसा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हम सबको पता है कि कत्यूरी जो हैं वो अत्याचारी शासकों में गिने जाते हैं। तीलू रौतेली की हम बात करें तो तीलू रौतेली का जन्म जो है वो 8 अगस्त 1661 को हुआ था। ठीक है, चंदकोट के क्षेत्र में, और बीरोखाल के थोकदार थे भूप सिंह, उनकी ये पुत्री थी। ठीक है, किनकी? भूप सिंह की पुत्री थी ये। जैसा कि हमें पता है कि जो कत्यूरी शासक थे वो अत्याचारी शासक थे। ठीक है दोस्तों, और एक भूप सिंह नाम का एक जमींदार हुआ करता था। भूप सिंह के जमींदार ने जो है इस युद्ध में भाग लिया और कत्यूरियों के विरुद्ध उसने लड़ाई छेड़ी, तो कत्यूरियों ने उसकी हत्या कर दी बुरी तरीके से, और फिर भूप सिंह के साथ साथ भूप सिंह की हत्या कर दी। भूप सिंह के साथ साथ जो तीलू रौतेली थी उसके 2 भाई थे, उनकी भी हत्या कर दी, और इस तरह से जो है उसका परिवार का विनाश हो गया। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो तीलू रौतेली क्या बोलते हैं, मेला जाने की जिद कर रही थी, तो इसके माँ ने इसे बहुत हड़का दिया, और इसकी माँ ने इसे भला बुरा कहा, और इसकी माँ ने वो पूरी घटना जो हुई है वो उसके बारे में बताया कि देख तेरे बाप मर गए, तेरे भाई मर गए, तेरे ससुर मर गए, इस तरीके से इतने सारे लोगों को इन कत्यूरियों ने मार गिराया है, तू नहीं जाएगी मेला वेला, इस तरह से। तो उसके जो दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई, और उसको बदला लेने की उस चाह में आ गई वो, और वो बदला लेने उसने अब सोच लिया कि मुझे बदला लेना है, अपने अपनों के जो खून बहाया उसका मुझे बदला लेना है। उसने मात्र 15 साल की उम्र में 7 युद्ध लड़े, और 7 के 7 युद्ध उसने जीते, मतलब 7 वर्ष तक उसने युद्ध लड़े, और इन जितने भी युद्ध लड़े उन युद्धों में वो हारी नहीं, सारे के सारे युद्ध उसने जीते, और लगभग उसने कुमाऊँ से सारे के सारे कत्यूरियों को खदेड़ के बाहर कर दिया। कोई भी कत्यूरी उसके सामने
टिका नहीं। उसने युद्ध लड़ने के लिए अपनी एक सेना तैयार करी। उसने इस सेना में जो है एक उसकी सहेली थी जिसका नाम बिल्लो था, बेल्लो, ठीक है, क्या नाम था, बिल्लो। और इसकी एक सहेली थी देवली, जिसे देवकी भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ हम देखते हैं, ठीक है, देवली या देवकी, ठीक है। तो इन दोनों सहेलियों ने इसका साथ दिया और इसके साथ ही जो है इसने एक बड़ी सी सेना तैयार करी और तैयार करके इसने युद्ध लड़ना चालू कर दिया। 7 वर्षों तक इसका युद्ध लड़ा, किसी युद्ध में ये हारी नहीं। और इसके बाद इसकी दोनों इन्हीं युद्धों में इसकी दोनों सहेलियां मर गईं और इन्हीं युद्धों में इसकी घोड़ी थी, वो घोड़ी का नाम क्या था, बिंदुली। बिंदुली भी शहीद हो गई, ठीक है, बिंदुली भी मर गई। एक रामू रजवार नाम का एक सैनिक था कत्यूरियों का, ठीक है। ये इसको बड़ी गिल्टी फील हो रही थी, ये बहुत ही मतलब अंदर ही अंदर मरा जा रहा था कि हमें बताओ, एक औरत ने हमें हरा दिया, हमें धूल चटा दी एक औरत ने। इतने बड़ी एक मतलब टुकड़ी हुआ करती थी कत्यूरियों की, उसको सबको मार मार के भगा दिया। सब लगभग सभी कत्यूरियों को समापन कर दिया है, बचे ही क्या हैं, इक्का दुक्का कत्यूरी बचे हैं। तो इसको थोड़ा सा गिल्टी फील हो रही थी, इसे बहुत बुरा लग रहा था। तो इसने क्या करा, इसने बेचारी निहत्ती खड़ी हुई थी और इसने निहत्ती रौतेली की हत्या कर दी, पीछे से वार किया और उसे मार दिया, ठीक है। उसको मारने के बाद भी कहा जाता है कि इसे बहुत गिल्टी फील हुई कि बताओ, एक तो हम औरत से हार गए और एक तो इतनी छोटी उम्र की औरत से हम हार गए और ऊपर से हमने उसको निहत्ते वार किया, ऊपर से हमने उसे पीछे से वार किया और हमने उसे मार दिया। तो ये इस गिल्टी में इसने अपने आप को भी मार दिया और ये अपने आप भी मर गया, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी रौतेली की कहानी। अब ऐसा माना जाता है कि इनकी स्मृति में बीरोखाल में प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर, बीरोखाल में, ठीक है, बीरोखाल में जो है एक मेले का आयोजन किया जाता है, इनकी याद में मेले का आयोजन। और उत्तराखंड सरकार ने तीलू रौतेली को जो है सम्मान दिया है 2006 से। विकलांग औरतें जो होती हैं, विकलांग महिलाएं, उन्हें तीलू रौतेली का विशेष पेंशन योजना दी है उन्हें, ठीक है। 1 अप्रैल 2014 से ये शुरू कर दी गई है, ठीक है। कितने से, 1 अप्रैल 2014 से शुरू कर दी गई है, ठीक है। और क्या है ये है तीलू रौतेली पेंशन योजना, ठीक है। और ये किसको दी जाती है, ये दी जाती है विकलांग महिलाओं को, ठीक है। किसको दी जाती है, विकलांग महिलाओं को। और दोस्तों इनके जन्मोत्सव पर 8 अगस्त 2019 को सर्वे चेक देहरादून में तीलू रौतेली कामकाजी महिला हॉस्टल का लोकार्पण किया गया है, ठीक है दोस्तों। काय का, तीलू रौतेली कामकाजी महिला, ठीक है, तीलू रौतेली कामकाजी महिला। कामकाजी महिला हॉस्टल का लोकार्पण, ठीक है, लोकार्पण किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उद्योत चंद की। अगर हम उद्योत चंद की बात करें दोस्तों, तो ये एक महान शासकों में गिना जाता है और बहुत ही ज़्यादा इसने बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े हैं और सारे युद्ध लगभग इसने जीते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही शक्तिशाली शासकों में और बहुत महान शासकों में गिना जाता है। भारती चंद के बाद यही शासक ऐसा था जिसने डोटी के शासकों को धूल चटा के रख दी। आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसने बाधाड़गढ़ को जीता, ठीक है, और बाधाड़गढ़ के बाद इसने चांदपुर गढ़ी को जीता और इसने लगातार बहुत सारे युद्ध को लगातार सबको जीते चला जा रहा था, ठीक है। इससे युद्ध जीतने की जो प्रक्रिया थी, इसको लेकर जो था डोटी के राजा जो हुआ था, देवाल नाम था उसका, देवाल था ऐसे कुछ नाम था उसका। तो देवपाल जो था बहुत टेंशन में आ गया और गढ़वाल के जो राजा थे वो भी बहुत टेंशन में आ गए। तो इन्होंने क्या करा,
इन्होंने जो इधर था गढ़वाल के राजा ये थे, ये है गढ़वाल के राजा के बीच एक संधि हो गई। ये है इधर डोटी के राजा और इधर गढ़वाल के राजा, और ये रहा कुमाऊँ। ठीक है, तो डोटी के राजाओं में और गढ़वाल के राजाओं में आपस में संधि हो गई, क्योंकि दुश्मन थे ये भी इनके और दुश्मन थे ये भी इनके। अब उद्योग चंद ऐसा राजा था जो लगातार युद्ध जीतता चला जा रहा था, तो इन दोनों ने मिल के आक्रमण किया। फिर भी सुना जाता है कि उद्योग चंद ने दोनों को धूल चटा दी। ठीक है, गढ़वाल को भी धूल चटा दी और डोटी को भी धूल चटा दी, और इन दोनों को ही मैदान से भागना पड़ा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद डोटी फिर भी अपने नीचता पर उसने कंट्रोल नहीं किया। वो अपनी नीचता दिखाता ही रहा और उसने बार बार आक्रमण करने चालू कर दिए। ठीक है, इसने 1678 में इसने बाधारगढ़ पर आक्रमण किया और इस युद्ध में सेनापति मैसी साहू इसका मारा गया। ठीक है, किसका? उद्योग चंद का। 1683 से 1685 इसने डोटी शासक को हराकर अजमेर किले एवं 1688 में खैरीगढ़ के किले में कब्जा किया। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब इसने इधर से भी हमला किया, इधर से भी हमला किया, और उसने जो है उद्योग चंद ने दोनों को धूल चढ़ा दी और मैदान से इनको भागना पड़ गया। उसके बाद भी डोटी के जो शासक थे उनको मुँह की खानी पड़ी और वो फिर भी चैन से बैठा नहीं। ये फिरात में था, और जैसे ही प्रयाग में कोई रघुनाथ कुछ ऐसी जगह है, वहाँ पर इस कुछ धर्म कर्म के काम करने के लिए उद्योग चंद गया था। ठीक है, फिरात में था, और जैसे ही प्रयाग में कोई रघुनाथ कुछ ऐसी जगह है, वहाँ पर इस कुछ धर्म कर्म के काम करने के लिए उद्योग चंद गया था। ठीक है, इसने ये बहुत अच्छा मौका देखा और इसने चंपावत पर हमला कर दिया। ठीक है, जैसे ही इसने चंपावत पर हमला कर उद्योग चंद को जैसे ही पता चला, उद्योग चंद वहाँ से तुरंत चल पड़ा और सबक सिखाने के लिए डोटी के राजा को। ठीक है, और डोटी के राजा को उसने ऐसे मतलब दौड़ाया, ऐसे दौड़ाया कि डोटी का राजा डर के मारे, मतलब युद्ध में पहले तो हार गया। ठीक है, और फिर ये डर के मारे भागा अजमेर के किले में। ठीक है, अजमेरगढ़ जाके भाग के चला गया। ठीक है, कहाँ पे? अजमेरगढ़। ठीक है, अजमेरगढ़ भागकर चला गया। अजमेरगढ़ इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अजमेरगढ़ भी इसने पीछा नहीं छोड़ा और उद्योग चंद डोटी के राजा देवपाल के पीछे पीछे भागा और उसने जाके अजमेरगढ़ में भी घेर लिया। अजमेरगढ़ में भी उसको लताड़ा और अब ये अपनी जान बचाकर अजमेरगढ़ से भाग गया और गया कहाँ? ज्वाइन डिपाइल कोर्ट में। ठीक है, कहाँ पर? ज्वाइन डिपाइल कोर्ट। ठीक है, उद्योग चंद ने अजमेरगढ़ दौड़ाया। अब अजमेरगढ़ से जब वो ज्वाइन डिपाइल कोर्ट में भाग गया तो उसने उसका यहाँ तक भी साथ नहीं छोड़ा, पीछा नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी उसके पीछे पीछे भाग कर आ गया। ठीक है, और भाग के आके उसको यहाँ पर भी लताड़ा और फिर दोनों के बीच हुई एक संधि। इनके बीच उद्योग चंद जीत गया और उद्योग चंद ने खैरीगढ़ के किले पर भी कब्जा कर लिया और अजमेरगढ़ के किले पर भी कब्जा कर लिया, और इन दोनों के बीच एक संधि हुई। उस संधि में अब क्या था? इन दोनों के बीच एक संधि हुई और उस संधि के बीच ये हुआ कि जो डोटी के राजा होंगे वो चंद राजाओं को टैक्स देंगे। ठीक है, टैक्स दिया करेंगे। तो 1688 से लेकर इन्होंने 1696 तक टैक्स भरा भी, लेकिन डोटी के राजाओं को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि हम क्यों टैक्स दें, क्योंकि अगर हमें याद होगा तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था भारती चंद से पहले के जो राजा हुआ करते थे वो मांडलिक राजा हुआ करते थे और वो राजा डोटी के राजाओं को टैक्स दिया करते थे। ठीक है, लेकिन फिर भारती चंद ने युद्ध लड़ा और युद्ध लड़के उसने टैक्स जो था अपना माफ़ करवा लिया, मतलब टैक्स देना बंद कर दिया। और भारती चंद से लेकर अब तक के राजा जो थे वो टैक्स नहीं दिया करते थे। ठीक है, लेकिन इसने इतिहास ही पलट के रख दिया। इसने ये भारती चंद से भी 2 कदम आगे निकला और इसने इतिहास ही बदल के रख दिया उद्योग चंद ने। और ये उद्योग चंद ने इतना ज़्यादा मतलब उसको कमज़ोर कर दिया डोटी को कि डोटी को हमें टैक्स देना पड़ गया। ठीक है, युद्ध में लड़ाया, संधि करी और संधि में इसने अपनी मनवाई और इसने अब जो है पहले कहा हम चंद राजा दिया करते थे टैक्स, अब डोटी के राजा चंदों को टैक्स देना शुरू कर दिया। और उन्होंने 1688 से लेकर 1696 तक डोटी के राजाओं ने चंद राजाओं को टैक्स दिए, लेकिन
उनसे ये बात हजम नहीं हुई और फिर उन्होंने इस संधि का उल्लंघन किया और फिर कर दिया युद्ध। ठीक है, फिर इसके खिलाफ पुनः युद्ध हुआ जिसमें उद्योग चंद की सेना हार गई। ठीक है, और सेनापति शिरोमणि जोशी की जो है इसमें मारा गया, इसकी मृत्यु हो गई। बोला जाता है कि इस युद्ध में जो है उद्योग चंद को इतनी बुरी तरीके से डोटी राज्य के जो सैनिक थे उन्होंने मारा था कि उसने फिर कभी युद्ध लड़ने की जो है कसम खा ली कि मैं आज के बाद कभी युद्ध लड़ूंगा नहीं, और वो धर्म कर्म में नाम जो है अपना जीवन बिताने लगा, धर्म कर्म वाला राजा बन गया। ठीक है, इसने काशीपुर में आम का बगीचा लगाया। ठीक है, बाग का नाम नागन सती का, जो बाग का नाम था उसका नाम रखा इसने नागन सती का बाग। ठीक है, और यह विद्वानों का संरक्षण देता था। ये इससे माना जाता था कि इसके यहाँ पर जो था इसने शिवाजी के दरबारी कवि मतीराम को सम्मानित किया था। इसके दरबार में ये साक्ष्य मिलता है कि इसने मतीराम नाम का जो था एक कवि था वो इसके दरबार में था, ये उसका दरबारी कवि था। तो इससे ये समझ में आता है कि ये विद्वानों को भी संरक्षण देता था। ठीक है, ये मतलब ये सर्वगुण संपन्न राजा था, इसे उसमें सारे गुण थे, इसमें युद्ध का भी गुण था, इसमें मतलब देखा जाए तो ये इसमें सारे ही गुण थे। ठीक है, इसके बाद मतीराम ने जहांगीर के राजाश्रय में 1699 में फूल मंजरी नामक ग्रंथ में लिखा है। ठीक है, लिखा था ये जो घटना है इसके सबके बारे में उसने फूल मंजरी एक पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें लिखा है उद्योग चंद के बारे में। ठीक है, इसके वंशज वर्तमान में कवि नामंत टिहरी में निवासित करते हैं। वर्तमान में नामंत से टिहरी में निवासित करते हैं उद्योग चंद के वंशज। ठीक है, और इसने सिद्ध नरसिंह का मंदिर एवं ऋषि सिद्धि की समाधि का भी निर्माण करवाया दोस्तों। और इसी ने उद्योग चंदेश्वर मंदिर, त्रिपुरा मंदिर, सुंदरी मंदिर, पार्वती शिखर मंदिरों का भी निर्माण करवाया दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ज्ञानचंद की। अगर हम ज्ञानचंद की बात करें दोस्तों, ज्ञानचंद ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण 1699 में पिंडर घाटी में किया था दोस्तों। ठीक है, और इसी वर्ष बाधारगढ़ को लूटा। बाधारगढ़ से नंदा देवी की जो स्वर्ण मूर्ति थी उसको लूटा। ठीक है, और उसे लूट कर मंदिर में स्थापित करवाया। ठीक है, कहाँ? मंदिर में स्थापित करवाया दोस्तों। इसने 1700 में मल्ला सलाड़ आक्रमण पर लूट खसोट की और 1701 में फतेहपति शाह ने पाली परगने पर लूट की। ठीक है, और इसी ने 1703 में दुधौली आक्रमण किया अथवा मेहब चोरी का युद्ध किया। ठीक है, और इसने अलकनंदा क्षेत्र तक पर अधिकार कर लिया। श्रीनगर के शासक फतेह शाह के साथ ये युद्ध जो था वो किया गया। इसने कत्यूरी घाटी बैजनाथ में बद्रीनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि 1703 से 1704 में उसका निर्माण जो है समाप्त हुआ, और 1704 में डोटी अभियान इसने शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।